हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, विजन आईएएस की पीटी 365 की मैगजीन जो कि 2022 की है, उसकी इकोनॉमी की मैगजीन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 4 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हेड टॉपिक है इसके अंदर वो है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी का। जानेंगे बैंकिंग मेन सब टॉपिक के अंदर का पहला टॉपिक जो कहता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। न्यूज में क्यों है दोस्तों? रिसेंटली फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार जो है वो इवेंचुअली प्राइवेटाइज करेगी ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और अपना प्रेजेंस बहुत ही कम रखेगी। तो फायदा क्या होता है इस प्राइवेटाइजेशन का? अगर फायदा करेंगे इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? देखिए, पहला फायदा तो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट बढ़ जाएगा। साथ में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आराम से आजादी से डिसीजन लिया जा सकता है, कोई भी सरकारी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तीसरा, इनोवेशन और एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज मिलेंगी और अच्छा खासा हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि सरकार के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन होता है और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। और आखिरी में एसेट क्वालिटी अच्छी होगी, डेप्थ कवरेज अच्छा होगा और यहाँ जो अर्बन और सेमी अर्बन कंज्यूमर्स हैं उन्हें रिटेन और अट्रैक्ट और किया जा सकेगा। तो ये तो फायदे की बात हो गई। अच्छा, कुछ दिक्कत भी है प्राइवेटाइजेशन को लेके, जैसे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होगा। वीकर सेक्शंस को देखिए, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका प्रॉफिट उनसे उतना होता नहीं है और प्रॉफिट के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ वो मजबूत पैसे वाले लोगों की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो वीकर सेक्शन इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वो मेट्रोपोलिटन और अर्बन एरियाज में रहना पसंद करेंगे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी यूथ के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन वाले सेक्शन से आते हैं, डिप्राइव्ड सेक्शंस के लोग होते हैं। तीसरा, सेफ्टी की भी इशू है डिपॉजिट्स को लेके। क्यों? क्योंकि सोवेरेन गारंटी जो है रिमूवल है बिहाइंड द पीएसपी। तो अब ये भी है कि भाई मान लो पैसा वैसा लेके भाग गया तो क्या होगा। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं बैंक फेलियर के, जैसे हमने पास्ट में देखने को मिला, जिसकी वजह से ही तो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। तो बैंक फेल होने लगे तो क्या होगा? बहरहाल, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में जानते हैं, जिसे हम डीएसआईबीज कहते हैं। ये ऐसे बैंक्स होते हैं जिनको टू बिग टू फेल माना जाता है आरबीआई के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा हो चुका होता है, बहुत क्रॉस जुडिशनल एक्टिविटीज होती हैं, काफी कॉम्प्लेक्स हो चुके होते हैं, घुस चुके होते हैं सोसाइटी के अंदर, अब इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इंटरकनेक्शन इनका बहुत होता है। तो बैंक जिनकी असेट 2% जीडीपी से ज्यादा होती है, इन्हें माना जाता है कि ये ऐसे बैंक्स हैं। जैसे आज के टाइम पे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे के सारे डीएसबीआई माने जाते हैं, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स माने जाते हैं। फ्रेमवर्क के हिसाब से 2015 से सेंट्रल बैंक जो है उसने डिस्क्लोज करे हैं नाम बैंकों के जिनको डीएसआईबी के तौर पे डेसिग्नेट किया गया है। तो अब वापस से अपने टॉपिक पे आके डिस्कस करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या कदम उठाए गए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिसेंटली और मजबूत बनाने में। देखिए, एक्सेस और सर्विस एक्सीलेंस को बढ़ाया गया, ईज जिसे बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई फाइनेंशियल ईयर 2019 में पीएसबीज रिफॉर्म एजेंडा के पार्ट के तौर पे। कुछ बेस था ये यूनिक रिफॉर्म इंडेक्स पे। 2021-22 में एक नए रिफॉर्म्स को डेजिग्नेट करा गया अंडर ईज 4.0, ताकि ये जो एजेंडा है कंज्यूमर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, इसे और आगे ले जाया जा सके और डीपली एम्बेड डिजिटल एंड डेटा का इनटू पीएसबी's वे ऑफ वर्किंग। लॉन्च किया गया, ये आपने पोर्टल सुना ही होगा, पीएसबी लोन इन 59minutes.com, और अडॉप्शन भी किया गया ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम का
ताकि डिजिटली लेंड कर सके एमएसएमईज को और रिटेल कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को। बैंक बोर्ड्स को और पावर दी गई कि आप बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर को रिक्रूट करिए मार्केट से, मार्केट लिंक कंपोजिशन के बेसिस पे। साथ में 3.17 लाख करोड़ भी सरकार ने इन्फ्यूज किया, लगाया, और करीब 2.49 लाख करोड़ मोबिलाइज करा गया बैंकों के द्वारा आपस में, और कई सारी ऐसी चीजों को करा गया। तो ये तो रिसेंट स्टेप्स हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जो इनकी नई वाली चीज चल रही है ना, इसको थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देख लेते हैं। देखिए, क्रेडिट ग्रोथ डिकोडेड है। देखिए, कैन लीड टू कॉन्स्ट्रेंट बाय, दोनों आपस में देखिए कैसे चल रहा है मसला। फाइनेंशियल डीपनिंग, डिक्रीज इन द सेविंग्स ड्यू टू कंजम्पशन, resources from savers to borrowers, productive investment opportunity, bad loans, limited corporate investment, positive investment sentiment, degrowth in the PSB's net interest income, support small businesses in operational liabilities, credit rationing and targeted sectors, greater access to institutional credit। खैर, यहाँ आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का, पीसीए। क्यों रहा न्यूज में? रिसेंटली आरबीआई ने इशू करे रिवाइज नॉर्म्स कमर्शियल बैंक्स के लिए, जिन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर रखा जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से। न्यूज के बारे में और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने इशू करा है पीसीए को, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को, एनबीएफसीज के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, ताकि जो रेगुलेशन है ओवर वीकर एनबीएफसीज उसे और मजबूत कर सके। ये कवर करेगा सारे ही डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को, एनबीएफसी डी एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज, सारे जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं इन मिडिल, अपर एंड टॉप लेयर्स में, दैट इज एनबीएफसी एनडी इंक्लूडिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और एक्सक्लूडिंग एनबीएफसीज जो एक्सेप्ट नहीं करती या उनका इंटेंशन नहीं एक्सेप्ट करने का है पब्लिक फंड्स को, साथ में गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को इससे एक्सक्लूड करा गया है। तो आप कहेंगे मैम बड़ा टफ सा लग रहा है, जरा पहले आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में बताइए कि क्या होता है। देखिए, ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, खासकर बैंक्स और अब तो एनबीएफसीज भी, यहाँ पे जिनकी वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं, इन्हें रखा जाता है ताकि ये आरबीआई इस पे वॉच करे, इस पे नजर रखे। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस 2002 में किया गया था, एक स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म के तौर पे बैंकों के लिए, जो बन जाते थे अंडर द कैपिटलाइज्ड ड्यू टू पुअर एसेट क्वालिटी या वल्नरेबल ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, रिस्की थे, प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए इनको प्रॉपर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको आखिरी बार 2017 में रिव्यू करा, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एंड फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। क्या ऑब्जेक्टिव होता है इस फ्रेमवर्क का? ये सुपरवाइजरी इंटरवेंशन बढ़ाता है ताकि ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे, अलर्ट करता है रेगुलेटर को, इन्वेस्टर को, डिपॉजिटर्स को कि आप हाई रिस्क लेंडिंग प्रॉपर चेक करिए, ज्यादा ना पैसा दीजिए कि आप भी कंगाल हो जाएं। इफेक्टिव मार्केट इंटरवेंशन रखता है ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को चेक करे कि ज्यादा एनपीए ना बढ़ जाए। तो क्या यहाँ पे बदलाव लाए गए हैं पीसीए के अंदर फॉर बैंक्स? पहला, सबसे पहले पैरामीटर्स की बात करते हैं दोस्तों। 3 पैरामीटर्स जैसे कैपिटल, एसेट क्वालिटी, लेवरेज, इन सबको मॉनिटर करा जाएगा इस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के अंदर। इसमें 3 रिस्क थ्रेशोल्ड होंगे फ्रॉम 1 to 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी के तौर पे। रिवाइज फ्रेमवर्क ने रिमूव कर दिया है रिटर्न ऑन एसेट को एक इंडिकेटर के तौर पे। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये सब सारे बैंकों पे अप्लाई होगा जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। इनमें फॉरेन बैंक्स भी आएंगे जो ऑपरेट करते हैं ब्रांचेस के या सब्सिडरीज के माध्यम से, बेस्ड ऑन ब्रीच ऑफ रिस्क थ्रेशोल्ड ऑफ आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स। हालांकि जो पेमेंट बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनको रिमूव कर दिया गया है लेंडर्स की लिस्ट से, जहां पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। एंट्री की बात करें तो ये फ्रेमवर्क जो है वो बेस्ड होगा
ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे और ऑनगोइंग सुपरवाइजरी असेसमेंट जो आरबीआई करेगा उसके बेसिस पे अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए तो उनको इसके अंदर डाल देंगे। एग्जिट की बात करें तो सुपरवाइजरी कंफर्ट ऑफ आरबीआई को देखते हुए और अगर कोई भी ब्रीचेस नहीं है रिस्क थ्रेशोल्ड में किसी भी पैरामीटर के अंदर 4 कॉन्टिन्यूअस क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे एक वन ऑफ विच शुड बी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सब्जेक्ट है असेसमेंट बाय आरबीआई, अगर सब में साफ सुथरा बैंक निकल गया तो फिर इससे हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पूरे इसको समझते हैं। जो बॉक्स है, करेक्टिव एक्शन जो प्रिस्क्राइब्ड करा गया आफ्टर अ बैंक या एनबीएफसी इज प्लेस अंडर पीसीए। जब एक बार बैंक को एनबीएफसी को पीसीए के अंदर रखा गया तो क्या करेक्टिव एक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। देखिए कुछ मैंडेटरी है और कुछ डिस्क्रिशनरी है, अपनी मर्जी वाले हैं। आपको समझाते हैं। जैसे रिस्क थ्रेशोल्ड 1, इसमें मैंडेटरी एक्शन ये होंगे कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, रेमिटेंस पे भी लगानी होगी रिस्ट्रिक्शन प्रॉफिट्स के ऊपर। प्रमोटर्स ओनर या पेरेंट, अगर मान लीजिए फॉरेन बैंक्स का केस है तो वो यहाँ पे कैपिटल लाएंगे। रिस्ट्रिक्शन होगी इशू पे गारंटीज की या फिर दूसरे कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को इशू करने को लेके ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप कंपनीज ओनली फॉर सीआईएसीज। अब यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिशनरी देखें तो स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन जैसे कि स्ट्रैटेजी रिलेटेड बात हो गई, गवर्नेंस रिलेटेड हो गई, कैपिटल रिलेटेड, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड, मार्केट रिस्क रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, ऑपरेशन या बिजनेस रिलेटेड या कोई भी दूसरा, ये सब डिस्क्रिशनरी है। फिर रिस्क थ्रेशोल्ड 2 की बात करें तो मैंडेटरी एक्शन के साथ साथ जो थ्रेशोल्ड 1 के हैं उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी होगी, ब्रांच को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते डोमेस्टिक और ओवरसीज। और रिस्क थ्रेशोल्ड 3 मतलब ये 1 और 2 तो होगा ही होगा, उसमें तो ये रिस्ट्रिक्शन लगेंगे लगेंगे, साथ में और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके अदर देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विद इन बोर्ड अप्रूव लिमिट्स। रिस्ट्रिक्शन या रिडक्शन किया जाएगा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट में एनबीएफसीज के लिए। हालांकि पीसीएस के अंडर भी बैंक्स को अलाउ होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या दूसरे कोई हाई क्वालिटी लिक्विड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ बातें हम एनबीएफसीज और उनके रेगुलेशन के बारे में जानते हैं अपने देश के अंदर। देखिए एनबीएफसीज को नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। ये ऐसी इंस्टीट्यूट होती हैं जो कुछ सर्टेन बैंक के जैसे ही और फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं बट इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, और एक्सक्लूड्स एंटिटीज होती हैं विच एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज या सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज एज प्रिंसिपल बिजनेस, है ना, इन सब से उसको मनाही होती है। या कोई सर्विस प्रोवाइड करना जिसमें सेल परचेज कंस्ट्रक्शन हो इमोबल प्रॉपर्टी का। प्रिंसिपल बिजनेस ये फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है जिसमें 50% से ज्यादा कंपनी के एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं और 50% से ज्यादा हो इफ इट्स ग्रॉस इनकम, तो ये प्रिंसिपल बिजनेस उसका कहलाएगा। और उसका प्रिंसिपल बिजनेस जो है ये नहीं हो सकता जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, एनबीएफसीज डिफरेंस कैसे होती हैं बैंक से। एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये पार्ट नहीं होती पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का, और ना ही चेक्स जो है वो इशू कर सकती हैं ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। साथ में DICGC फैसिलिटी भी इनके पास अवेलेबल नहीं होती डिपॉजिटर्स को जो भी एनबीएफसीज के होते हैं। रेगुलेशन की बात करूं तो इन्हें रेगुलेट करता है आरबीआई। अब हालांकि कुछ एनबीएफसीज को सेबी, IRDAI, नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह भी रेगुलेट करते हैं ताकि ड्यूअल रेगुलेशन ना हो पाए। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज की बात करूं तो जिनका असेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा होता है उन्हें सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी मानते हैं, जैसे कि PFCL दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए पीसीए फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज डी एंड एनबीएफसीज एनडी जो मैंने ऊपर बताया आपको। इंडिकेटर देखिए, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो तीनों बताऊंगी, रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2 और 3 अप टू 300 बीपीएस बिलो रेगुलेटरी मिनिमम CRAR। आज के टाइम पे CRAR जो है वो लेस देन 15% है बट इक्वल्स टू ग्रेटर देन 12% है। थ्रेशोल्ड टू मोर देन 300 बीपीएस अप टू 600 बीपीएस बिलो रेगुलेटरी मिनिमम CAR। आज के टाइम पे CRAR जो है वो लेस देन 12% बट
इक्वल्स टू आपका लेस देन आपका ग्रेटर देन 9%। और थ्रेशोल्ड 3 मोर देन 600 बीपीएस बिलो रेगुलेटरी मिनिमम CRAR आज के टाइम पे लेस देन 9%। तो यहाँ वो ऊपर जो थ्रेशोल्ड वाला मैंने बताया था ना, ये यहाँ से निकलेगा। Tier 1 capital ratio up to 200 bps below regulatory minimum Tier 1 capital ratio. Currently Tier 1 capital ratio less than 10% but greater than or equals to 8%. 2 की बात करें tier जो risk threshold 2 more than 200 bps but up to 400 bps below the regulatory minimum Tier 1 capital ratio. आज के टाइम पे Tier 1 capital ratio जो है वो less than 8% but ग्रेटर देन और इक्वल टू 6% है। वही जगह थ्रेशोल्ड 3 की बात करें तो मोर देन 400 बीपीएस बिलो रेगुलेटरी मिनिमम Tier 1 कैपिटल रेशियो। करेंटली Tier 1 कैपिटल रेशियो इसके लिए लेस देन 6% है। अब एनपीएस दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा, नेट एनपीएस की बात हो रही है, ठीक है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स, इसके लिए अगर रिस्क 1 की बात करें तो ग्रेटर देन 6% बट लेस देन और इक्वल्स टू 9%। फिर दूसरे में आता है ग्रेटर देन 9% बट लेस देन और इक्वल्स टू 12%। और जब 12% के ऊपर आता है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 के अंदर आ जाता है। अब रेगुलेशंस ऑफ एनबीएफसीज की बात करते हैं। रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एनबीएफसीज के लिए। इस फ्रेमवर्क के अंदर जो कि आने वाला है 1 अक्टूबर 2022 के बाद से, ये सब्जेक्ट तो होगा स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। इसमें 4 लेयर होंगी, इनके साइज एक्टिविटी पे बेस्ड करेगी और परसीव्ड रिस्कीनेस पे बेस्ड करेगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बेस लेयर होगी BL, मिडिल लेयर होगी ML और अपर लेयर होगी और फिर टॉप लेयर होगी। इनमें आप देख सकते हैं ये बेस लेयर का सीन क्या है, इक्विवेलेंट टू एनबीएफसीज एनडी बट थ्रेशोल्ड एट 1000 करोड़। और बाकी तीनों में अबाउट 25 to 30 अपर लेयर एनबीएफसीज थ्रू अ फिल्टरिंग प्रोसेस। और उसके बाद यहाँ पे आता है इक्विवेलेंट टू एनबीएफसी एनडी SIN एनबीएफसी डी। और ये देखिए नई कैटेगरी है यहाँ पे, ये वाली बैंक लैग रेगुलेशन और ये वाली आर्बिट्रेजेस प्लग, ठीक है। अब बेस लेयर, अगर हम बेस लेयर की बात करते हैं तो इसके अंदर एनबीएफसीज एनडी विद असेट साइड बिलो 1000 करोड़ है और एनबीएफसीज इन एक्टिविटीज एज P2P लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी और एनबीएफसीज आर नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, नो कस्टमर इंटरफेरेंस। तो ये इसके अंदर आ गई। मिडिल लेयर में सारे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आती हैं, एनबीएफसीज एनडी आती हैं जिनका असेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। एनबीएफसीज इन एक्टिविटीज जैसे कि स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड, CICs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। अपर लेयर के अंदर टॉप 10 एनबीएफसीज आती हैं इन टर्म ऑफ देयर असेट साइज एंड एनबीएफसीज या जो आरबीआई ने आइडेंटिफाई करी हो एज वारंटिंग एनहांस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तौर पे। और लास्ट में टॉप लेयर की बात करें तो आइडली टू रिमेन एम्प्टी बट आरबीआई इसे पॉपुलेट करेगा अगर कुछ इंक्रीज होता है पोटेंशियल सिस्टम रिस्क में फ्रॉम एनबीएफसी इन द अपर लेयर। अब नया एसबीआर फ्रेमवर्क भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो चेंज करता है एक्सटेंड एनपीए क्लासिफिकेशन जो है वो 90 डेज हो बाय मार्च 2026 सारी कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज के लिए। इसमें 1 करोड़ की सीरी लगाता है पर बोरोवर के लिए इन आईपीओ फंडिंग। एटलीस्ट एक डायरेक्टर जो हो जिसका एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक या एनबीएफसी में। चेंजेस जो है कैपिटल गाइडलाइंस में एनबीएफसी के लिए, मिडिल और अपर लेयर के लिए भी आए हैं। और रिवाइज्ड गवर्नेंस गाइडलाइन जैसे कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और प्रूडेंशियल गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट कंसंट्रेशन, सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर वगैरह भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेमेंट बैंक को लेके है। देखिए न्यूज में क्यों रहा दोस्तों, आरबीआई ने अकॉर्ड किया शेड्यूल बैंक स्टेटस को बहुत सारे पेमेंट्स बैंक को, जैसे इसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक आता है, एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह आता है। तो शेड्यूल बैंक का स्टेटस और उसके फायदे क्या होते हैं आपको बताऊंगी। तो शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें सेकेंड शेड्यूल के अंदर डाला गया है आरबीआई एक्ट 1934 के। इसके अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। शेड्यूल बैंक का स्टेटस बैंकों को अलाउ करता है कि वो नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं,
पार्ट ले सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स में जिसे सरकार इशू करती है, और दूसरे बड़े कॉर्पोरेशंस में, प्राइमरी ऑक्शंस में, फिक्स रेट और वेरिएबल रेट रेपोस में, और रिवर्स रेपो में भी ये के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, और एलिजिबल भी होते हैं कि मतलब सरकार द्वारा रन करे जाने वाले फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स में पार्टनर भी बन सकते हैं। साथ में एलिजिबल होते हैं रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज के लिए भी आरबीआई की तरफ से, बैंक रेट पे, अक्वायर मेंबरशिप के लिए भी, क्लियरिंग हाउसेस के लिए, एंड एक्सेस भी पा सकते हैं तो करेंसी स्टोरेज फैसिलिटी। तो अब हम थोड़ा पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा सजेस्ट करा गया 2013 में, ये बैंक रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, एंड लाइसेंस इसको मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल ऐसे पेमेंट्स बैंक की 100 करोड़ होती है, और ये जरूरी होता है कि मिनिमम एडिक्वेसी रेशियो ये 15% का मेंटेन करें। प्रमोटर्स जो पेमेंट बैंक के होते हैं इनके पास एटलीस्ट 40% पेड अप इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए फॉर द फर्स्ट 5 years। प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के पास जॉइंट वेंचर होना चाहिए, एन एग्जिस्टिंग एससीबी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन हैव जॉइंट वेंचर विद द एग्जिस्टिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ ये कर सकते हैं जॉइंट वेंचर मतलब होना चाहिए। ये ऑपरेट करते हैं काफी छोटे स्केल पे, इनमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता, मतलब लोन्स नहीं दे सकते और ना ही क्रेडिट कार्ड्स को इशू कर सकते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट को इशू मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट को 1 लाख रुपए तक ऑफर कर सकते हैं, रेमिटेंस सर्विसेज को, मोबाइल पेमेंट्स, ट्रांसफर, परचेजेस और दूसरे बैंकिंग सर्विसेज को, जो कि आप ये सब चीजें अपने आम पेटीएम को यूज करते हुए भी इन पॉइंट्स को याद रख सकते हो। अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशियो को, तो सीआरआर इन्हें मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास में, और एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इनको या ट्रेजरी बिल्स में भी इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये एक्सेस कर सकते हैं इंटर बैंक अनकॉलराइज्ड कॉल मनी मार्केट को और कॉलराइज्ड रेपो एंड सीबीएलओ मार्केट को टेम्परेरी लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। रिसेंटली सेबी ने अलाउ करा पेमेंट बैंक को कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के तौर पर एक्ट करें। इसका मतलब ये कैपिटल को रेज कर सकते हैं कॉर्पोरेशंस के लिए, सरकारों के लिए और दूसरे एंटिटीज के लिए, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनले वगैरह। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस क्या है पेमेंट बैंक की हमारे देश भारत की इकोनॉमी के लिए। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करेंगे, रिस्क मिनिमाइजेशन होता है क्योंकि ये ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है, एज 25% मैंडेटरी होता है अगर आपको अनबैंक्ड एरियाज की प्रेजेंस के लिए देखने फिर से समझ लीजिए, 25% मैंडेटरी टू हैव प्रेजेंस इन द अनबैंक्ड एरियाज। इंक्रीज पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी का आएगा, और माइक्रो क्रेडिट देंगे उन सेक्शंस को जो नीडी सेक्शंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में है। न्यूज में क्यों रहा? देखिए, ये अमेंडमेंट एक्ट को न्यूज में रहा अभी करेंटली क्यों? क्योंकि सबसे पहले जानते हैं हम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में। दोस्तों, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, जिसे बनाया गया था इस डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत, जिसमें डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब जो भी डिप्टी गवर्नर होगा आरबीआई का वो इसका चेयरमैन होगा। गवर्न करा जाता है बाय द प्रोविजंस ऑफ डीआईसीजीसी एक्ट 1961 और डीआईसीजीसी जनरल रेगुलेशंस ऑफ 1961। ये लायबल है टू पे द इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिटर्स को ऑफ इंश्योर्ड बैंक। ये रजिस्टर करता है बैंक को एक इंश्योर्ड, इट रजिस्टर अ बैंक एज इंश्योर्ड इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली ऑन इंश्योरेंस ऑफ बैंकिंग लाइसेंस। ठीक है, जैसे ही इन्होंने यहाँ इशू करा बैंकिंग लाइसेंस, तुरंत ये एक प्रॉपर जो है इंश्योर्ड के तौर पर रजिस्टर हो गए। सारे इंश्योर्ड बैंक के लिए पेमेंट जो डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का है टू डीआईसीजीसी ये कंपलसरी है, और ये पे करता है इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट को डिपॉजिटर्स को कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि लिक्विडेशन हुआ, मतलब सारी असेट्स बिक गई और बैंक बंद हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हुआ या कोई भी अरेंजमेंट स्कीम के तहत आता हो, या मर्जर या एक्विजिशन होता हो दूसरे बैंक के द्वारा उस पर्टिकुलर बैंक का। इसके अंदर सारे कमर्शियल
बैंक्स आते हैं, चाहे वो पेमेंट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, या कोई भी फॉरेन बैंक की ब्रांचेस हो इंडिया के अंदर, चाहे लोकल एरिया बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, इन सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सब आते हैं। लास्ट बजट में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है उसने कवर किया था 1 लाख से 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक के द्वारा, और ये फुल्ली प्रोटेक्टिंग 91.1% टोटल 252.6 करोड़ अकाउंट्स थे, या 15.9% टोटल एक्सेसिबल डिपॉजिट का एज एट एंड मार्च 2021। इंटरनेशनली फुल्ली प्रोटेक्टेड अकाउंट्स ये अराउंड 80% होते हैं, 20 से 30% टोटल एक्सेसिबल डिपॉजिट्स भी होते हैं। बैंक ग्रुप वाइज बताऊं तो परसेंटेज जो इंश्योर्ड डिपॉजिट का है विज़ टोटल डिपॉजिट ये 84% है आरआरबीज के लिए, 70% है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, 59% एसबीआई के लिए है, 55% पीएसबीएस के लिए है और 40% है प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए। वही जगह फॉरेन बैंक्स के लिए ये सिर्फ 9% है। तो आप कहेंगे मैम जो नया अमेंडमेंट आ रहा है इसके अंदर इसके फीचर्स भी बता दीजिए। देखिए जो इंट्रोडक्शन हो रहा है इंट्रीम पेमेंट बैंक का फ्रॉम DICGC to these depositors within 90 days मैक्सिमम टाइमलाइन रहेगी। प्रोविजंस पीनल इंटरेस्ट का रहेगा अगर डिले होता है ताकि टाइमली पेमेंट हो सके फ्रॉम बैंक्स टू DICGC। पुरानी जो सीलिंग थी 15 पैसे की, दैट इज 0.15% ऑन प्रीमियम की, इसे हटाया जा रहा है और DICGC टू नोटिफाई द सीलिंग ऑन प्रीमियम विद प्रायर RBI अप्रूवल के से थ्रू ये नोटिफाई करेंगे सीलिंग को। यहाँ पे इसके बोर्ड को पावर भी दी गई है टू डेफर ड्यू रीपेमेंट फ्रॉम इंश्योर्ड बैंक आफ्टर इंश्योरेंस पे आउट ऑन इट्स ओन टर्म्स। तो ये पूरी हमने आपको कहानी बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेट क्वालिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग से शुरुआत करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे फॉलो करने के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।